Hello friends, welcome to my YouTube channel Balshri Neha Classes which rests on the mantra of success begins here. फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने UGC नेट JRF 2020 की टीचिंग एप्टीट्यूड की और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करी हुई हैं। प्रॉपर सीरीज़ चल रही है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने पार्ट 7 कंप्लीट करा दिया है और आज मैं पार्ट 8 लेके आई हूँ। और वहीं साइमल्टेनियसली मैंने रीजनिंग का जो सीरीज़ है वो भी प्लेलिस्ट में स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैंने आपका जो ब्लड रिलेशंस का चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया है, वेन डायग्राम कंप्लीट करा दिया है और साथ ही से लॉक्स का पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे लिंक को चेकआउट कर दें और साथ ही में मैं एंड स्क्रीन में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना टाइम को वेस्ट किया आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपका 8 पार्ट है वो स्टार्ट करती हूँ, जो कि है मेथड्स ऑफ टीचिंग का, यानी कि शिक्षण की विधियों का सीरीज़ 2। जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है उनको पता होगा कि मेथड्स ऑफ टीचिंग का मैंने फर्स्ट सीरीज़ कंप्लीट करा दी है। फ्रेंड्स, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके पहले मेथड्स ऑफ टीचिंग का पुरानी वाली सीरीज़ जो सीरीज़ पार्ट 7 है, सीरीज़ 1 वाला, वो जाके आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने मेथड्स ऑफ टीचिंग का जो आपका सिलेबस है वो आप में 3 चीज़ों को बताता है। पहला बताता है कि टीचर सेंट्रिक मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो शिक्षक केंद्रित विधियाँ होती हैं वो मैंने सीरीज़ 1 में कंप्लीट करा दिया है। काइंडली जाके आप उसको चेकआउट कर लें। मैं प्लेलिस्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप एंड स्क्रीन पे जाके भी टैप करके चेकआउट कर सकते हैं उसको। आज जो मैं लेके आई हूँ वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की विधियों का सीरीज़ 2, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ होती हैं उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिकॉल कर देती हूँ, रिमाइंड कर देती हूँ कि जो भी मेरी ये UGC नेट JRF 2020 की क्लासेस चल रही हैं, साथ ही जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की क्लासेस चलेंगी इस चैनल पे, वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल होंगी। तो बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी इस चैनल से आप बेनिफिट ले सकते हैं और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो काइंडली अगर आप किसी ऐसे बच्चे को भी जानते हो जो हिंदी मीडियम की वजह से परेशान हो रहे हैं, जिन्हें प्रॉपर नोट्स या प्रॉपर आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो काइंडली आप उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करने को बोल दें और उनको भी शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, मैंने लास्ट लेक्चर पे बता दिया था कि जिन बच्चों को भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो अपना पेपर 2 ऑप्ट करे हैं UGC नेट JRF में, या किसी भी तरह से अपने हायर स्टडीज़ में जिन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया हुआ है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, हायर स्टडीज़ में आपका रिसर्च आ गया हो, जिन्होंने MPhil में एनरोल किया हो, या किसी भी तरह से ISBCS में जिन्होंने अपना सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो कोई भी बच्चे अगर सोशियोलॉजी मीडियम से भी अपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से भी अपनी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो भी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इस पर प्रॉपर गुड न्यूज़ वाला एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि जल्दी मेरे चैनल पे सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और वो भी जो क्लासेस होंगी वो आपके इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो काइंडली आप उन बच्चों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करने को बोल दें और उनसे भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फ्रेंड्स, स्टूडेंट सेंट्रिक स्ट्रेटजी यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित जो विधियाँ होती हैं वो क्या होता है, पहले मोटा मोटा हम लोग क्रक्स दे देते हैं कि मेथड्स ऑफ टीचिंग जो शिक्षण की विधियाँ होती हैं वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करी जाती हैं। एक होती है टीचर सेंट्रिक यानी कि जिसमें हम शिक्षक केंद्रित विधियों की
बात करते हैं, जिसमें आपका लेक्चर मेथड आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आ जाता है, ये सब मैंने ऑलरेडी, ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाता है, ये सब मैंने ऑलरेडी डील किया हुआ है। आप पार्ट 7 जाकर चेकआउट कर लीजिए। और दूसरा होता है एक स्टूडेंट सेंट्रिक, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजी, जिसमें हम शिक्षार्थी केंद्रित विधियों के बारे में पढ़ते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? शिक्षक केंद्रित विधियाँ वो होती हैं जिसमें शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो शिक्षक का होता है, ठीक है। वहीं यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट सेंटर होता है, मतलब स्टूडेंट की भूमिका पे यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। स्टूडेंट किस तरह से चीज़ों को समझता है और कितनी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकता है, उसके लिए स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजी का हम यूज़ करते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित विधियों का यूज़ किया जाता है, जिसमें टीचर का रोल कम से कम होता है और स्टूडेंट यानी कि शिक्षार्थी विद्यार्थी का रोल सबसे ज़्यादा होता है। अब ये मेथड्स क्या है, ये 5 मेथड्स आपके मेन आ जाते हैं, उसको हम डील कर लेते हैं। पहला मेथड है असाइनमेंट मेथड। यहाँ देखिए मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दिया हुआ है। पहले मैं रीड कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा प्रॉपरली समझा दूँगी। असाइनमेंट मेथड, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी विच सप्लीमेंट्स क्लासरूम टीचिंग। मतलब एक बार क्या होता है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट, टॉपिक जो भी टीचर उठाता है उसके बारे में बेसिक चीज़ें, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लास में समझा दिया जाता है। समझाने के बाद वो टीचर आपको कुछ वर्कशीट्स देता है, कुछ होमवर्क देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग देता है, इसको आपको घर में बैठ के उन असाइनमेंट्स को करना होता है। इससे क्या होता है, उस वर्कशीट को करने से उस कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है। वर्कशीट यानी अभ्यास के लिए आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है घर के लिए, जिसमें पूरा उस टॉपिक के बारे में आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता, केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको असाइनमेंट शीट दी जाती है। In this technique, the teacher assigns work, provides guidelines and set time limit for the completion of assignment. मतलब इस टेक्निक में टीचर पहले तो आपको समझा देगा, फिर आपको एक वर्क दे देगा, होमवर्क दे देगा और एक टाइम फ्रेम बना देगा कि इतने टाइम के अंदर आपको ये काम करके आना है, और गाइडलाइन दे देगा कि आपको किसी से पूछना नहीं है या खुद ही करना है, और आपको एक सेट टाइम पे इस असाइनमेंट को पूरा करना होता है। दिस मेथड इज़ जनरली एडवोकेटेड, मतलब ये जो मेथड है वो जनरली सूटेबल होता है या उस सिचुएशन में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट टू पीपल्स इन द हायर क्लासेस। क्योंकि हायर क्लास में क्या होता है, हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता टीचर के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल चीज़ें होती हैं, थ्योरीज होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और एक एक काम को पूरा प्रैक्टिस करवाना। जैसे मान लीजिए मैथ्स का अगर हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, गणित का, उसमें क्या होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये चीज़ ऐसे सॉल्व करी जाती है। अब हायर स्टडीज़ जब आप करते हैं तो उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको होमवर्क करने को दिया जाता है। इससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस की क्षमता जो है वो बढ़ती है और आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। क्योंकि टीचर के पास खुद इतना समय नहीं होता, क्योंकि उसको सेट टाइम में पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराना होता है, और साथ ही साथ में आपका पूरा जो बुक है, जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी कंप्लीट करवानी होती है, और हर एक्सरसाइज में 50-100 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो टीचर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो आपको एक एक क्वेश्चन क्लास में सभी बच्चों को करा सके। तो इसीलिए पूरे कोर्स को डिवाइड करके कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लास में समझा दिया जाता है, और आपको होमवर्क के तौर पे, अभ्यास के तौर पे वर्कशीट्स दे दी जाती हैं, जिसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक समय निर्धारित करा जो होता है टीचर ने, उस समय तक उस काम को खुद कर लेंगे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। इसी को हिंदी में बोलते हैं सुपुर्द नियत अधिन्यास कार्य विधि, यानी कि आपको खुद उस काम को करना है, और नियत है यानी कि वो रेगुलर है। इस विधि का उपयोग विशेष प्रयोजन की पूर्ति हेतु किया जाता है।
इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम के को अनेक खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, पूरे टॉपिक को कई कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आपका लेक्चर लेके क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाता है और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होमवर्क या अभ्यास शीट आपको वर्कशीट दे दी जाती है। इस विधि के माध्यम से छात्रों का सर्वेक्षण करना, संख्यात्मक समस्याओं का समाधान करना, जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैथ्स का होमवर्क दिया जाता है, अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना, क्योंकि आप हर समय टीचर से वर्कशीट करते समय अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछ सकते। तो आपको ये होता है कि आप अपना भी आप अपने फैमिली में किसी से पूछें या आप खुद उसको जानने की कोशिश करें, इंटरनेट का उपयोग करें और अपनी चीज़ों को, अपने डाउट्स को खुद क्लियर करने की कोशिश करें। एंड पॉइंट होता है कि अगर आपको कहीं नहीं समझ आ रहा तो आप जाकर फिर टीचर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं स्कूल में और उनसे चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है। अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना जैसे अनेक कार्यों का संपादन किया जाता है। तो ये था आपका असाइनमेंट मेथड। दूसरा आ जाते हैं हम केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड क्या होता है? अगर जो भी बच्चे सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र से संबंधित हैं उन्हें तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आता होगा। केस स्टडी क्या होता है? एक कोई केस, एक कोई घटना आपको दे दी जाती है, उस घटना के ऊपर बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने को या उसके बारे में असाइनमेंट दे दिया जाता है ताकि उस केस को आप खुद समझें, खुद उसकी जांच पड़ताल करें और किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचकर अपनी थिंकिंग एबिलिटी को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक केस दे दिया कि प्रयागराज शहर में आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है, यानी कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, ये आपको एक केस दे दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पर अपनी केस स्टडी करनी है। तो ये बच्चों के ऊपर होता है, वो किस तरह से सर्वे बनाते हैं, किस तरह से प्रश्नावली बनाते हैं, किस तरह से लोगों से जाके उस चीज़ों के बारे में पूछते हैं। केस स्टडी माने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास आप जाएंगे, मान लीजिए आपको ये टॉपिक दे दिया गया और आपसे बोला गया कि इस पर आप केस स्टडी के माध्यम से अपना निष्कर्ष दीजिए। तो क्या होगा, बच्चे अपना सैंपल चुनेंगे, ठीक है, क्षेत्र चुनेंगे। उस सैंपल में वो क्या करेंगे, मान लो 10, 12, 15 ऐसे कुछ लोगों को चुनेंगे। हर व्यक्ति से जाके उनके बारे में पूछेंगे, उनकी परिस्थितियों के बारे में पूछेंगे, वो बेरोज़गारी के बारे में क्या समझते हैं वो पूछेंगे। तरह तरह के क्वेश्चंस बच्चा फ्रेम करेगा और उस केस की पूरी तह तक पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों में खुद ये क्षमता आएगी कि वो खुद किसी कोई प्रॉब्लम को देख के किसी निष्कर्ष तक किस तरह से पहुंचते हैं। यहाँ पे टीचर का रोल कम से कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चों को बेरोज़गारी का कॉन्सेप्ट तो आपने बता दिया, लेकिन उस बेरोज़गारी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चों को अगर आपने केस स्टडी दे दी है तो जो आपने समझाया है उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग उनको मिल जाएगी। पहले तो होता है आपने टीचर ने समझा दिया, उसको पता ही नहीं है कि बच्चों को समझ आया कि नहीं, लेकिन जब वो खुद अनुभव करेगा, चीज़ों को फाइंड आउट करेगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालेगा, यानी कि किस कारण की वजह से क्या आपका निष्कर्ष निकल रहा है, ये जानेगा, तो आपको बच्चे को और भी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी। तो यही होता है केस स्टडी मेथड। मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ। केस मेथड यानी कि केस स्टडी मेथड is the most powerful student-centered strategy teaching that imparts student with critical thinking, communication and interpersonal skills। इसमें क्या होता है, बच्चों की बोलने की क्षमता का भी विकास होता है। आप जाएंगे, लोगों से सवाल जवाब करेंगे, तो आप कैसे समाज में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने प्रश्नों को व्यक्त करते हैं, अपनी चीज़ों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपके अंदर एक स्किल पैदा होगी कि आप लोगों से बोलचाल का तरीका भी, व्यवहारिकता भी सीखेंगे समाज में रहने की। वर्किंग इन डिफरेंट केस स्टडी हेल्प्स द स्टूडेंट टू रिसर्च एंड इवैल्यूएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा, फॉस्टरिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी। मतलब वो कई तरह के रिसर्च टेक्निक का यूज़ करेगा,
कोई जाकर शेड्यूल से काम करेगा, ठीक है। शेड्यूल का माने कोई जाएगा साक्षात्कार करेगा, इंटरव्यू करेगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बना देगा और वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और खुद उसको भरेगा, ठीक है। तो ये उसको शेड्यूल बोला जाता है, यानी कि अनुसूची भरी जाती है। फिर उसको एकत्रित करने के बाद वो एक डेटा बनाएगा, कितने लोगों ने क्या जवाब दिया, कितने लोगों ने हाँ में जवाब दिया, कितने लोगों ने ना जवाब दिया, तो उससे वो एक निष्कर्ष तक पहुँचेगा। तो खुद काम करने की क्षमता का विकास होगा। इसमें जो टीचर के ऊपर डिपेंडेंस होती है वो कम से कम हो जाती है। यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसका आविष्कार किसने किया था, वो किया था फ्रेडरिक लिपले ने, ठीक है। यहाँ पे ऊपर के 2 लाइन में यहाँ पे मेंशन है। केस स्टडी से तात्पर्य है किसी भी वस्तु स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासा प्रवृत्ति को मान देना होता है। इसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम है और केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है। तो वो अपनी जिज्ञासा को पूर्ण तरह से फाइंड करेगा, उसका आंसर फाइंड करेगा, तो उसको कॉन्सेप्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यही था आपका केस स्टडी मेथड। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको हिंदी में भी ह्यूरिस्टिक ही बोला जाता है। पहले समझ लेते हैं ये है क्या, फिर उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब जब भी आपसे लैब वाली यानी कि प्रयोगशाला वाली विधियों का यूज़ होता है, खुद एक्सपेरिमेंट करो और फिर उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचो, तो ये हो जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड। मैं इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से होंगे वो बेहतर जान पाएंगे, और जो अभी साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं उनको भी मैं बता दूंगी तो उनको समझ में आ जाएगा। साइंस में एक बहुत ही बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए कि उसमें उस चीज़ में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा है कि नहीं। मान लो नमक आपको दे दिया गया, बोला गया नमक की क्वालिटी वही अच्छी होती है जिसमें आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा हो। आयोडीन एक पदार्थ है जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा हो। आयोडीन के लिए एक परीक्षण होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। आयोडीन का एक सोल्यूशन आता है जो कि केमिकल होता है। जिस पदार्थ में अगर आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें आयोडीन है कि नहीं है या कितनी मात्रा में है, तो वो क्या करता है, उस चीज़ पर, उस वस्तु पर, उस पदार्थ पर ये आयोडीन का सोल्यूशन पदार्थ केमिकल मिला देता है। जैसे ही वो मिलाता है तो अगर आपका वो जो चीज़ आप परीक्षण कर रहे हैं उस चीज़ का रंग आपका पर्पल हो गया यानी कि बैंगनी हो गया, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चीज़ में आयोडीन की मात्रा है। जितना गाढ़ा आयोडीन की जितना ज़्यादा गाढ़ा रंग आएगा पर्पल बैंगनी, उतना ज़्यादा मात्रा में आयोडीन उस चीज़ में होगा। तो ये, और जितना हल्का आएगा मतलब उसमें बहुत ही कम आयोडीन की मात्रा है। तो ये होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, जब बच्चा प्रयोगशाला में खुद करके सीखता है और उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली अगर आप देखें तो जो आपके एक्सपेरिमेंट करके, मैथ्स में आपने लैब मैनुअल देखी होगी जिसमें आपको ग्लेस पेपर से स्क्वायर्स बना के और कई सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होती हैं। a+b का स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab। उसके लिए कुछ स्क्वायर बना के, कुछ ग्लेस पेपर बना के, ग्लेस पेपर से कुछ डिज़ाइन बना के लैब मैनुअल एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है ताकि आप किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। तो जो एक्सपेरिमेंट वाला यानी कि प्रयोगात्मक जो विधि होती है, प्रयोग करके जब आप प्रयोगशाला में किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और उससे किसी चीज़ को सीखते हैं, तो वो होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, अब हम इसका पढ़ लेते हैं ये क्या है। The term heuristic is derived from a Greek word which means I find, I discover.
ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई फाइंड या आई डिस्कवर, मैं जानता हूँ या मैं जानने का इच्छुक हूँ या मैं खोज करता हूँ। हेयर इज द चाइल्ड इज पुट इन द प्लेस ऑफ डिस्कवरर, यहाँ पे खुद एक खोजकर्ता, एक शोधकर्ता की जगह पे, एक जांचकर्ता की जगह पे बच्चे को खुद स्वयं रख दिया जाता है। वो खुद प्रयोग करता है और किसी निष्कर्ष तक पहुँचता है। ठीक है, तो यही होता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको आप यूज़ पढ़ लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको समझाया है वही चीज़ यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानने के लिए है, हिंदी वाले में लिखा हुआ है साइड में, ह्यूरिस्टिक मेथड का डिस्कवरी किसने की थी? प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो यही था ह्यूरिस्टिक मेथड। तीसरा आ जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड और चौथा आ जाता है कंप्यूटर असिस्टेड मेथड। प्रोग्राम माने हुआ अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद इसको आप कार्यक्रम अनुदेशित भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है मैं समझाती हूँ, उसके पहले आप नेक्स्ट स्लाइड भी देख लीजिए। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी कंप्यूटर आधारित शिक्षण। अब यहाँ मैंने दोनों स्लाइड एक साथ इससे दिखाई है क्योंकि जो ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है उसी का एक तरह का पार्ट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन मेथड, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब दोनों में फ़र्क क्या है पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, फिर आप इसको रीड करेंगे तो और भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। ठीक है, चलिए। आपने देखा होगा आजकल बहुत सी किताबों में आपको किताबों के साथ एक सीडी मिलती है। वो सीडी में आपका पूरा कोर्स दिया होता है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आजकल साइंस की बुक में, मैथ की बुक में पीछे आपको सीडी दी होती है। ठीक है, वो सीडी जब आप कंप्यूटर पे लगाते हैं तो आपको पूरा चैप्टर उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होता है। यही होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। मतलब जब आपके कोर्स को, आपके टॉपिक को, आपके विषय को अलग अलग पार्ट में, भागों में, छोटे छोटे भागों में, खंडों में बांट दिया जाता है और उसको बांटते हुए कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके, कोई एक कंप्यूटर का मेथड यूज़ करके, एक प्रॉपर प्लान करके एक प्रोग्राम बना दिया जाता है, एक कार्यक्रम बना दिया जाता है। जैसे आपकी सीडी हुई, सीडी में पूरा क्रमबद्ध रूप से, तार्किक ढंग से, नियोजित रूप से पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दिया गया है डायग्राम के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। ठीक है, तो वो हो जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम माने यहाँ पे सिंपली हुआ वेल प्लान्ड, सुनियोजित। ठीक है, तो जब किसी विषय को छोटे छोटे खंडों में बांटकर उससे रिलेटेड पूरा एक प्लान तैयार करके पूरे टॉपिक को चित्रों के माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, अगर छोटे बच्चे हैं उनको एक सीडी में या एक किसी प्रोग्राम में या किसी ऐप का आजकल ज़माना हो गया है, किसी ऐप में, किसी टॉय में, किसी खिलौने में अगर उसको स्टोर कर दिया जाता है और फिर बच्चे को वो चीज़ दे दी जाती है तो बच्चे का उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। बहुत से वीडियोस दे दिए जाते हैं जिससे उसको पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट की हो जाती है और वो उस कॉन्सेप्ट को और भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है। उसमें इस कॉन्सेप्ट में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में एक तरीका और होता है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट तो समझाया ही जाता है, साथ में एंड में क्वेश्चंस भी रहते हैं जिनका आपको आंसर देना होता है और उसके आंसर उस प्रोग्राम में पहले से फीड होते हैं कि क्या सही आंसर है और क्या गलत आंसर है। वो आपको तुरंत उसका सही या गलत आंसर बता देता है और आपको तुरंत अपने आप पता चल जाता है कि आपकी तैयारी किस हद तक सही ट्रैक पे जा रही है। और अगर आपके आंसर गलत होते हैं
तो बच्चा फिर से उस सीडी को, उस ऐप को, उस टॉय को, उस खिलौने का यूज़ करके फिर से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। ये होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक, अब मैंने बोला था प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेड दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। मैं डिफरेंस अभी बता देती हूँ ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। जब एक छोटे लेवल पे ये चीज़ करी जाती है तो ये होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जब इसको बहुत व्यापक स्तर पे, बड़े स्तर पे किया जाता है और एक तरह का ओपन इन्वायरमेंट, खुला इन्वायरमेंट कर दिया जाता है, जब विचारों का आदान प्रदान भी हो सके, तो वो हो जाता है कंप्यूटर असिस्टेड। जैसे आपने देखा होगा, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा एक क्लास होती है वीडियोस, डायरेक्ट आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए गए, जैसे मैंने अभी प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप मुझसे आंसर क्वेश्चन पूछेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे। तो ये एक तरह का प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। मैंने पूरे टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। और यहीं पे मान लीजिए मैं कोई कॉन्सेप्ट, कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपको बता दूं कि आपके इसमें एक सेल और ऐड कर दूं कि आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको किसी एक को चुनना है। अगर सही होगा तो हरा हो जाएगा, गलत होगा तो लाल हो जाएगा। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ मेरा आंसर सही था या गलत। लेकिन उसमें आप अपनी तरफ से कुछ और नहीं पूछ पाएंगे। यही फ़ायदा होता है और यही एक डिफरेंस होता है कंप्यूटर असिस्टेड और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, मान लीजिए आपने एक ऐप डाउनलोड करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, यूजीसी नेट जेआरएफ की। उसमें आपको कोई एक ऐसी ऐप है जिसमें आपने तुरंत आंसर डाला, आंसर आपका सही हुआ तो वो ग्रीन दे देगा, गलत हुआ तो रेड दे देगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी किस हद तक चल रही है। तो वो हुआ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। लेकिन वहीं पे जब आप लाइव क्लास अटेंड करने लगते हैं, जिसमें आप विचारों का आदान प्रदान भी करने लगते हैं कंप्यूटर की सहायता लेते हुए, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, आपकी लर्निंग स्पीड को भी देखा जा रहा है। कंप्यूटर आपकी लर्निंग स्पीड यानी आपकी जो अधिगम की क्षमता है उसको जांचते पड़तालते हुए कॉन्सेप्ट की पढ़ाई को और धीमा या तेज़ कर देता है, स्पीड उसकी ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। आप खुद उससे सवाल पूछ सकते हैं, लाइव में टीचर आपका जवाब तुरंत दे देता है। तो ये सब होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड यानी कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में यही एक फ़र्क है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक तरह का निर्जीव विधि है, यानी कि ये आपकी नॉन लिविंग विधि है। वही कंप्यूटर आधारित आपकी लिविंग विधि हो गई। ठीक है, यानी कि जीवित विधि हो गई। आप एक जो आपकी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो आपका संकुचित एरिया है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट पहले से डाल दिया, जितने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं सिर्फ आप उसी का सवाल जवाब कर सकते हैं। वही कंप्यूटर में क्या होगा, आप कोई भी चीज़ समझना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप गूगल से पढ़ रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट डाला, आपको उसके वीडियो भी मिल गए, आपको उसके क्वेश्चन भी मिल गए। आपको कुछ और पूछना है तो आपने वो भी गूगल पर डाल दिया, आपको उसका भी जवाब मिल गया। तो आपका आदान प्रदान बना रहता है। उस बारे में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आदान प्रदान एक सीमा तक निश्चित होता है। मतलब जितने क्वेश्चन आपके बने हुए हैं उस सीडी में, उस खिलौने में जितने क्वेश्चन स्टोर हैं, केवल आप उतनों को ही, उस ऐप में जितने क्वेश्चन स्टोर हैं केवल आप उसकी जांच कर सकते हैं कि वो आपका सही है या गलत। वही कंप्यूटर जो है एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आप तुरंत अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो डाउट है, कंफ्यूजन है, उसको डालेंगे और आपका जवाब उसको तुरंत आपको मिल जाएगा। इसमें आपको एक कंसोल में एक मतलब एक कंप्यूटर पे आपको बैठा दिया जाएगा। उसमें हो सकता है आपको लाइव क्लास मिले, या लाइव क्लास में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट टीचर पढ़ा रहा होता है,
बट टीचर आपके सामने नहीं होता, ठीक है। तुरंत आप उससे सवाल पूछते हैं, वो आपका जवाब तुरंत दे देता है। इसका एक बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल है बायजूस। अगर आपने ऐप देखी हो या वेदांतु ऐप देखी हो या बहुत सी अनअकैडमी की भी अगर आपने लाइव क्लासेस अटेंड करी हो तो लाइव चैट चलती रहती है। आप क्वेश्चन डालते हैं, उसका रिस्पॉन्स तुरंत आपको मिल जाता है वहीं का वहीं। तो ये होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, ठीक है, जिसमें आपकी जो सेंटर तक यानी कि जो आपका शिक्षण संस्थान है वहाँ तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर हैं वहीं से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक तरह का फ्लेक्सिबल अप्रोच है, गत्यात्मक अप्रोच है कंप्यूटर असिस्टेड। तो यही एक तरह का प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन इसमें कंप्यूटर के माध्यम से आप और भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, रिजिड नहीं रहते, गत्यात्मक हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। किसी एक कॉन्सेप्ट की एक संकुचित एक आपको स्टडी नहीं होती, विस्तृत स्टडी होती है। एक बंद व्यवस्था नहीं होती, जैसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है, ओपन व्यवस्था होती है, ओपन सिस्टम है, क्लोज नहीं है, खुली व्यवस्था है, ठीक है। तो यही फ़र्क है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेड में। मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ। अ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज़ अ मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन। अपने आप पढ़ाई करते हैं, कोई टीचर आके आपको नहीं समझाता, आपने सीडी कंप्यूटर पे लगाई, सीडी में जो कोर्स चल रहा है, वीडियो चल रहे हैं, आपने देखा, उससे समझा, उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, आपने उसका जवाब दिया, आप कितना सही है कितना गलत है तुरंत आपको वो बता देगा। तो इसीलिए बोला गया है, नीचे लाइन में आप देख सकते हैं, देयर इज़ एन इमीडिएट कंफर्मेशन ऑफ द राइट आंसर। तुरंत आपको पता चल जाता है क्या राइट आंसर है क्या रॉन्ग आंसर है, इसलिए इसको सेल्फ करेक्टिंग फीचर बोला जाता है, यानी कि आप तुरंत अपने आप को अपनी गलती को सही कर सकते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में देख लेते हैं। यह विधि ज्ञान की विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर क्रमबद्ध रूप से तार्किक ढंग से इस प्रकार नियोजित करती है कि विधियाँ रुचिपूर्ण स्वगति से माने रुचिपूर्ण हो जाए, इंटरेस्ट आ जाए आपका पढ़ने में, स्वगति से आप जब चाहें उसको स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, जब चाहें फिर से आप उसको आगे पढ़ सकते हैं। टीचर में तो ये नहीं होता, टीचर तो अपनी स्पीड से चल रहा है, आप टीचर से थोड़े बोलेंगे कि नहीं रुक जाओ। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं या किसी सीडी से पढ़ रहे हैं, किसी वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो आप अगर थक भी गए हैं तो आप उसको तुरंत स्टॉप कर सकते हैं, रुक सकते हैं, फिर अपने गति से थक गए हैं तो रुक जाइए, थोड़ी देर बाद फिर से शुरू कर दीजिए। तो आपका माइंड और रुचिपूर्ण तरीके से इंटरेस्ट से उस चीज़ों को समझने लगेगा। और ये था कंप्यूटर आधारित, जो मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये सब आपके 5 तरह के जो मेन स्टूडेंट सेंटर यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ थी वो पूरी हो गई हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं फिर से एक बार सारी स्लाइड को रोटेट कर रही हूँ, आप फिर से इनका अगर आपने नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि। ये आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि कार्यक्रम अनुदेशित विधि। ये आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, जो एक्सपेरिमेंट या प्रयोगों से करके आप चीज़ों को सीखते हैं। ये हो गए केस स्टडी, किसी केस को आप खुद जाके निरीक्षण करते हैं। ये हो गए आपके असाइनमेंट विधि यानी कि सुपुर्नियत अधिनियम, इसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझा के होमवर्क दिए जाते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं और आपसे अपेक्षा करी जाती है कि आप निश्चित समय तक उस काम को स्वयं करेंगे। तो यही था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। इसके बाद मैं एक स्लाइड और बना दूंगी मेथड्स ऑफ टीचिंग की, जिसमें एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है आपका आजकल, बार बार मैथ द फॉलोइंग में आ रहा है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, इनमें क्या क्या सिम्पोजियम,
ऐसा करके एक क्वेश्चन आ रहा है। इन चारों में क्या फ़र्क है, ये और टीचिंग एड्स, विजुअल एड, मतलब शब्द सामग्री, ये सब मैंने वैसे पढ़ा दिया है, बट फिर से मैं एक बार इसको कर डील कर दूँगी। तो कल मेथड्स ऑफ टीचिंग का मैं ये वाला पार्ट लेके आऊँगी, जिसमें आपको जो सिम्पोजियम सिम्पोजियम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप का डिफरेंस बता दूँगी। इनका हिंदी में भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी, और साथ ही में आपका टीचिंग एड्स भी मैं उसी में दे दूँगी। उसके बाद जो परसों लेक्चर आएगा वो आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग का ऑफलाइन और ऑनलाइन आएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालती हूँ आपको उसको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ फ्रेंड, लाइक ज़रूर करिए, और अपनी क्वेरीज़ को, अपने डाउट को, जो भी आपके सवाल हैं उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो थम्स अप दे दीजिए, यस दे दीजिए, नहीं आ रहा है तो दे दीजिए नो आई एम हैविंग डाउट कर दीजिए। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि आजकल जो लॉकडाउन का समय चल रहा है इसमें शेयरिंग स्केयरिंग का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ज़्यादातर बच्चों तक मेरे वीडियोस पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ लास्ट वाला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, जिन बच्चों को PDF नोट्स की ज़रूरत है काइंडली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, तो मैं आपको सोशियोलॉजी के जो भी बच्चे हैं जिनको PDF चाहिए, या पेपर 1 का किसी को जो मैंने स्लाइड्स बनाए हैं उनसे रिलेटेड PDF चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं अपनी मेल ID आपको दे दूँगी और आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश में चाहिए हो तो वो बता दीजिए, हिंदी में चाहिए हो तो वो बता दीजिए, ताकि आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादातर लोगों को इस चैनल को शेयर कर दें। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।